नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पूरे सोशल मीडिया पे इंडसइंड बैंक के बारे में बात चल रहा है। और इंडसइंड बैंक के बारे में बात क्यों ना हो, जबकि इसके शेयर प्राइस में ट्यूसडे के दिन में 27% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इसे आप एक रीजनेबल क्रैश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रैश सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, अगले सेशन में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है, इंडसइंड बैंक का जो बैलेंस शीट है उस पे उनकी टोटल नेटवर्थ का 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिख सकता है। जहां पे शेयर प्राइस में 27% तक की गिरावट देखी गई है। एकदम सीधा एक क्रैश ही है, क्योंकि यहां पे शेयर प्राइस को संभलने का मौका नहीं मिला, लोअर सर्किट लग गया। वहीं पे शेयर प्राइस अपने 52 वीक लो 642 रुपए पे आके रुका है। अब यहां से क्या और भी नीचे जा सकता है? हालांकि आप इंडसइंड बैंक का पूरे एक साल का चार्ट देखेंगे तो इसने पिछले एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, डिक्लाइन देखने को मिला है। जबकि शेयर मार्केट में पिछले 5 महीनों से, मतलब अगस्त के बाद सितंबर के आसपास से मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। वो लगातार गिरना स्टार्ट हो गया। 1536 का जो ऑल टाइम हाई था, वहां से इस समय शेयर प्राइस 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे पूरा मामला क्या है और इस बैंक में आते हुए जो दिक्कत है, यहां से यस बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज भी आप जरूर समझिए। हालांकि मैंने यस बैंक को इंडसइंड बैंक से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि इंडसइंड बैंक का जो मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ का हो गया है। और आज के डिक्लाइन के बाद जो इसमें 2,000 करोड़ का जो एक मार्केट कैप में डिस्ट्रॉय है, वो भी हमें देखने को मिला है। यहाँ पे यस बैंक का मार्केट कैप और इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप दोनों ही इक्वल हो चुका है। तो यस बैंक का जो स्थिति है, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट ओरिएंटेड बैंक है, दोनों की ही स्थिति अभी खराब चल रही है। और खासकर कि यस बैंक की काफी ज्यादा, जो कि पिछले 2-3 साल से अपने आप को रिकवर करने में लगा है, जिसके वजह से जो निवेशक हैं और जो नए निवेशक जुड़े हैं इस शेयर के साथ, वो लोग काफी ज्यादा इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक होप लगा के बैठे हैं कि यस बैंक आने वाले समय का एक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की थिंकिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स की थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पे उसी के सिमिलर एक इंडसइंड बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काफी बढ़िया बैंक है, काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अपने से बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सब के साथ, और कोटक भी जाहिर सी बात है, इन सब के साथ कंपीट करता हुआ। और जब भी इन बड़े बैंकों का नाम आता है तो इंडसइंड का नाम जरूर लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, आप में से जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी रहे होंगे, तो आज के इस न्यूज में आपको हर डिटेल जाननी चाहिए। देखिए, एक सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो इंडसइंड बैंक के साथ दिक्कत ये हुई है कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर बैठे लोगों के तरफ से एक तरह की बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, सेबी भी आपको कहता है, हम भी आपको कहते हैं, और हर कोई कहता है कि मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, खासकर की ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग। मतलब आप इक्विटी और ऑप्शंस में जब ट्रेड करते हैं तो खुद सेबी का ये डाटा है कि 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, अपने पैसे को गवा के यहां जाते हैं। ये सिर्फ इक्विटी बेस्ड मार्केट की बात है। लेकिन जब यहीं पे डेरिवेटिव और कमोडिटीज की बात आती है तो यहां पे ये घाटा और भी ज्यादा हो जाता है। अब यहां बैंक ने किया क्या है, बैंक ने डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है, जो डेरिवेटिव्स इंडेक्सेस होते हैं, उसके अंदर बैंक ने काफी बड़ा लॉस प्रोजेक्ट किया है। जहां पे वो, जैसे डेरिवेटिव्स के अंदर करेंसीज आ जाती हैं, चाहे यूएस डॉलर हो, यूरो डॉलर हो, या फिर जैसे पॉन्ड्स हो गया, या अदर देश की जितनी भी करेंसीज हैं उसके अंदर ट्रेड करना। तो बैंक भी एक तरीके से, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि बैंक भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्राई करता है, बैंक भी डेरिवेटिव्स में प्ले करता है, और बैंक भी एक तरीके का आप कह सकते हैं ट्रेडिंग करता है, जिस ट्रेडिंग में बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट ने खुद आकर के ये बात को माना है और बताया है कि हाँ, इनसाइडर या हमारे मैनेजमेंट के थ्रू जो ये इन्वेस्टमेंट्स की गई थी या फिर जो ऑप्शंस किया गया था, यहां पे बैंक को 1500 करोड़, हालांकि ये बढ़ सकता है, 1600 करोड़ से 2000 करोड़ तक का घाटा देखने को मिल सकता है। जहां पे बैंक ने इंटरनल जांच तो किया ही किया है, अब इस पे एक्सटर्नल जांच, मतलब बाहर से भी जांच करवाएंगे। ये चीज सबसे पहले निकल के तब आया जब आरबीआई ने सितंबर अक्टूबर के समय डेरिवेटिव कमोडिटीज के ऊपर किए जाने वाले रिसर्च और उनका डाटा पे सारा एनालाइज किया, और वहां से सेबी के और खास करके आरबीआई के माइंडसेट में ये बात जरूर आई कि इस बैंक से किए गए बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि बैंक के नेटवर्क, मतलब बैंक के जो एसेट्स मनी है, कैश मनी है, उसके साथ प्ले किया गया है, और ये यहाँ पे घाटा दिखाया गया है। मतलब बहुत जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे डेरिवेटिव्स में एक तरह का ऑप्शंस ट्राई किया था, वो यहाँ पे घाटे
घाटे का सौदा कट के निकला है। तो अभी जो पूरी कैलकुलेशन निकली है वो 1500 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ पे यस बैंक में ये दिक्कत हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि यस बैंक का मार्केट कैप भी इसी के बराबर है। यस बैंक का मैनेजमेंट भी इसी तरह के अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करके अपने कैपिटल एसेट्स को, अपने बैंक की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहता है कि वो भी मार्केट में ट्रेडिंग करके जल्दी से जल्दी बैंक के एसेट्स वैल्यू को बढ़ा सके, जिसके वजह से उसके प्राइस में रिफ्लेक्शन दिखे, एक प्राइस में एप्रिसिएशन दिखे। हाँ, हमने देखा है कि यस बैंक का जब जो एनपीए है उसे सेल करने की बात आई, चाहे वो जेसी फ्लावर को सेल करने की बात आई या फिर अदर एफआईज के थ्रू, यहां पे शेयर प्राइस में हमने तेजी देखी, जहां पे 32 रुपए का हाई लगाया था। लेकिन ये सब चीजें साइड करते हुए अब शेयर प्राइस अपने एक 16 रुपए 20-40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से मार्केट की स्थिति गिर रही है, ग्लोबल इंडेक्सेस खराब हो रहे हैं और ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रहा है खास करके यूएस को लेकर के, वहां पे अभी मार्केट भी कुछ महीनों तक अनसर्टिनिटी से गुजर सकता है। यहां मार्केट में और भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो शेयर प्राइस में, खास करके यस बैंक के शेयर प्राइस में और भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिले और ये अपने 18 वीक के लो, मतलब अपने 13 रुपए के आसपास जहां से शेयर प्राइस ने एक तेजी बनाते हुए दिखा था, ये वापस वहां जा सकता है। तो इस शेयर प्राइस के डिक्लाइन से बचने के लिए और बड़े इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसे वापस से मार्केट में फ्लो ना हो पाए, इसीलिए इस तरह के बैंक्स कमोडिटीज में भी प्ले करते रहती हैं ताकि उनका एसेट्स वैल्यू बढ़े। हालांकि यहाँ पे यस बैंक के निवेशकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यस बैंक का जो नेट एनपीए है, मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट्स है, मतलब जो लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है या बैंक के ऊपर जो कर्जा है वो अभी तक बढ़ा नहीं है, पिछले 2 क्वार्टरों से कम भी नहीं हुआ है। लेकिन आप 4 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो स्टूड है, मतलब बराबर पे चल रहा है। और वहीं पे इंडसइंड बैंक का पिछले 4 क्वार्टरों से एनपीए भी बढ़ा है और बैंक ने इतना बड़ा जो लॉस किया है वो उसके आगे बैलेंस शीट में दिखेगा, जो कि और भी ज्यादा प्राइस को डिक्लाइन कर सकता है। अब यहाँ पे यस बैंक के जो निवेशक है उनको बहुत ज्यादा आज के दिन में पैनिक हुआ, यहाँ वॉल्यूम्स में भी ट्रेडिंग देखी गई। हालांकि शेयर प्राइस में वो डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, ना ही पूरे फाइनेंस मार्केट में किसी भी बैंक के शेयर में ये डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि ये पर्सनल जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडसइंड बैंक से जुड़ा हुआ है। इस प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे बैंक के मैनेजमेंट, बैंक के प्रमोटर और बैंक की क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत बड़ी बात आती है, जहां पे सिर्फ इसी बैंक को ही क्लेम नहीं किया जा सकता और अदर बैंकों पे भी आने वाले कुछ ही दिनों में रिव्यू देखना या उनके अंदर भी एट द एंड जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है उसी पे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर आप इंडसइंड बैंक के पिछले 4 क्वार्टर्स का प्रॉफिट भी देखेंगे, हालांकि 1 साल से इनका प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन ही हो रहा है। 2000 करोड़ से नेट प्रॉफिट कम होते होते अब जाके 1000 करोड़ के आसपास आ चुका है, जहां 15,000 करोड़ के आसपास की नेट रेवेन्यू है इनका, मतलब जो सेल्स है। अब यहाँ पे यस बैंक को अगर इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पे वो साल दर साल और खास करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता जा रहा है, जहां पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि बैंक एक रिकवरी मोड पे है, मैनेजमेंट सही काम कर रहा है। इस बार जो इनका लोन बुक है वो भी काफी ज्यादा ग्रो किया हुआ है। तो ये सब चीजें, और खास करके देखिए माइक्रो फाइनेंसिंग लोन जो कि सबसे ज्यादा एनपीए के शिकार होते हैं, सबसे ज्यादा पैसा वहीं डूबता है, जहां इस वक्त हमारे देश के इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी हमारे देश में जितने भी माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स हैं या माइक्रो फाइनेंस स्मॉल कंपनियां हैं, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, इन सबका जो एनपीए है इस समय सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अभी भी रिकवर नहीं हो पाया सारे फाइनेंस मार्केट का मिला करके। तो यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अपने इकोनॉमिकल कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन के साथ जूझ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडसइंड बैंक जैसा इतना बड़ा गलती करता है और अपने नेट एसेट्स और नेट वर्थ में से अगर 1500 से 2000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर देता है तो ये काफी ज्यादा इंपैक्टफुल वाली बात है। हालांकि इतने से अमाउंट से बैंक के ऊपर कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कंसर्न और ये जो शेयर प्राइस में डिक्लाइन है ये यही चीज दिखाता है कि मार्केट इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। अब मार्केट किसी भी तरीके का, किसी भी बैंक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इस तरह की गलती की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि हमने पास्ट हिस्ट्री में देखा ही है कि अगर किसी भी बैंक का कोई एक भी लोन डिफॉल्ट होता है या बहुत बड़ा लोन कोलैप्स हो जाता है या बैंक के अंदर कोई स्कैम निकल के आता है तो वहां पे उसका जो शेयर प्राइस है उसे काफी सालों तक डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पीएनबी बैंक है, पीएसयू का आप
जानते ही हैं, इसके अंदर भी शेयर प्राइस 200 रुपए से 20-30 रुपए तक आ गया था, अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको रिकवर करने में सालों तक का समय लग जाता है और नाम खराब हो जाता है एक बार बैंक का, तो वापस से शेयर प्राइस का उठना काफी ज्यादा नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो था इंडसइंड बैंक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा अपडेट और खास करके इस बैंक में चल रहे प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरी बातें सिंपल तरीके से समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।